जय हिंद प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 जो आपका 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस करंट अफेयर उत्तर प्रदेश जीके उन सभी का एक मिक्स मॉक टेस्ट। तो आइए हम शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले आज 14 फरवरी आज ही के दिन पुलवामा में हमारे जो माँ भारती के वीर सपूत थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो उनको नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज की क्लास में शुरू करता हूँ। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार को इस जो दुख की घड़ी है, उनकी जो कमी है, उन सबको पूरा करने में ईश्वर उनकी मदद करे, ऐसी कामना के साथ मैं आज की क्लास को शुरू करता हूँ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर से है, साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन है। जो प्रोग्राम एक कंप्यूटर सिस्टम में किसी अन्य छद्मवेश में प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि एक ऐसे प्रोग्राम होंगे जो अपने नकली बेस में आएंगे, दिखने में लगेंगे कि बहुत ज़्यादा सही प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा सही है, लेकिन वो गलत ढंग से काम करते हैं। तो ऐसा कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम जो छद्मवेश अर्थात नकली भेष के रूप में प्रकट होता है उन्हें क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है वेब बग, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर या ज़ॉम्बीज़। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ट्रोजन हॉर्स। दोस्तों, ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मैलवेयर होता है और ये दिखने में असली होता है, लेकिन इसका जो काम है वो गलत होता है। मतलब ये बुरी नीयत के साथ में किसी सिस्टम में काम करता है। तो आप याद रखिएगा, ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मैलवेयर होता है जो दिखने में असली होगा, दिखने में ईमानदार लगेगा, लेकिन इसका जो इंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो इसका सही होगा ट्रोजन हॉर्स। यहाँ पे बना भी रखा है ट्रोजन हॉर्स, वैसे इसकी कहानी भी है ट्रोजन हॉर्स, कभी फिर बताऊँगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है बग। बग क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि बग क्या है तो आप बताना कंप्यूटर में एरर जो होती है ना, उसको बग कहा जाता है। कंप्यूटर में होने वाली त्रुटि बग कहलाती है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, URL का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों, URL एक टर्म है कंप्यूटर में और ये क्या होता है, ये वेब एड्रेस होता है, ठीक है। URL एक प्रकार का वेब एड्रेस होता है, तो ये जरूर याद रखना। और इसका नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन सी। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और ये एक प्रकार का वेब एड्रेस होता है। क्लियर, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 कब लागू हुआ। दोस्तों, भारत में जो IT एक्ट आया था वो 2000 में आया था और ये लागू कब किया गया था। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 17 अक्टूबर सन 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 17 अक्टूबर सन 2000। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का मुख्यालय किस शहर में है। ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, गांधीनगर। दोस्तों, आपको बताना है कि पुलिस अनुसंधान ब्यूरो कहाँ पर है। ऑप्शन ए, नई दिल्ली में है, ठीक है। नई दिल्ली में है पुलिस अनुसंधान ब्यूरो। और ये जो पुलिस अनुसंधान ब्यूरो है ना, ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ लिखा गया आपका हैदराबाद। हैदराबाद में आपको याद रखना है सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। तो डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है, वो आपका हैदराबाद में है। क्लियर, याद रखना, पूछा जाता है सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद। और हैदराबाद को भारत में मोतियों का शहर कहा जाता है, ठीक है, पर्ल सिटी। कभी क्वेश्चन पूछे कि भारत में पर्ल सिटी किसको कहा गया है, तो हैदराबाद को पर्ल सिटी कहा गया है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया भोपाल। अगर आपके एग्जाम में आए कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है, तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में है, ठीक है। ये आप याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल। क्लियर, ये भी आपको याद रखना। तो आपसे पूछा गया था पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, जवाब होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न आपका, क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना या स्वीडन। दोस्तों, क्रिस्टोफर लक्सन जो नए PM बने हैं वो बने हैं न्यूजीलैंड के। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, न्यूजीलैंड। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो वेलिंगटन है, वेलिंगटन।
और न्यूजीलैंड को कीवियों का देश कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, न्यूजीलैंड में ना घास के मैदान मिलते हैं, कौन से, कंटेबरी। तो न्यूजीलैंड के शीतोष्ण घास मैदानों को क्या कहा जाता है, कंटेबरी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कंटेबरी घास के मैदान कहाँ मिलते हैं, तो न्यूजीलैंड में मिलते हैं। जरूर याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये एग्जाम में पूछी जाती है, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो ब्यूनस आयर्स है राजधानी। और अर्जेंटीना में घास के मैदान है जिनको पंपास कहा जाता है, ठीक है, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना। स्वीडन आप जानते हैं, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। क्लियर, याद रखिएगा। तो क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के पीएम है। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है। तो दोस्तों, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है आपका ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल दक्षिण एशिया का पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मंजूरी दी है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि जो नेपाल है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप याद रखना, नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। क्लियर। और उत्तर प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना, वो नेपाल के साथ लगती है। यूपी के कितने ज़िले हैं, तो 7 ज़िले, महाराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, ये 7 ज़िले हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। क्लियर, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और काठमांडू में सार्क का मुख्यालय भी है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है श्रीलंका। श्रीलंका जो है ना, इसके साथ भारत की सेना ने मिलकर अभी एक अभ्यास किया था, युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति। तो कभी क्वेश्चन आए कि मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है, तो श्रीलंका के साथ। और श्रीलंका की राजभाषा क्या है, सिंगली। ये बहुत आता है एग्जाम में, सिंगली राजभाषा है, ठीक है, पूछा जाता है। बांग्लादेश तो आप जानते हैं, पूर्वी पाकिस्तान इसका नाम था। और बांग्लादेश जो है ना, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मालदीव जो है, इसकी भाषा याद रखना, दिवेही। मालदीव की भाषा दिवेही, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अभी ना एक 8 डिग्री चैनल बहुत न्यूज़ में है इन दिनों, 8 डिग्री चैनल। तो ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, ये जरूर याद ना, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश है नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, खबरों में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में है, जहां पर 41 मजदूर सुरंग के ढहने से सुरंग में फंस गए थे। तो दोस्तों, सिलक्यारा सुरंग 41 मजदूर थे, और ये 17 दिन तक इस सुरंग में फंसे रहे, क्योंकि सुरंग का कुछ हिस्सा ढह गया था, तो उसके अंदर ये फंसे रहे, और बाद में इनको निकाल लिया गया था। तो सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में है, आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। सही जहाँ होगा आपका ऑप्शन बी, सिलक्यारा सुरंग, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था कि मजदूर फंसे रह गए थे, तो उत्तराखंड का दिवस कब होता है, तो सन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था भारत में, याद रखिएगा। और उत्तराखंड में जो है ना, आपको याद रखना, वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो देहरादून में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में जो है, इसको देवभूमि भी कहा गया है। क्लियर, याद रखिएगा, देवभूमि उत्तराखंड। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, उत्तराखंड भारत में दूसरा राज्य बना है जिसने यूसीसी लागू कर दी है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 में आता है ना, तो ये दूसरा है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में नामित किया गया है। सिटी ऑफ लिटरेचर मतलब साहित्य का शहर, किस शहर को घोषित किया गया है। आपके ऑप्शन है भुवनेश्वर, वाराणसी, कोझिकोड या ग्वालियर। तो दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर अर्थात सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में नामित किया है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, ग्वालियर को क्या घोषित किया था, सिटी ऑफ म्यूजिक। ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक है, और कोझिकोड सिटी ऑफ लिटरेचर है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया वाराणसी। अगर क्वेश्चन आए कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी। और वाराणसी दुनिया का सबसे प्राचीन शहर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नोबेल शांति पुरस्कार 2023
नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। इनका संबंध किस देश से है? दोस्तों, नरगिस मोहम्मदी महिला अधिकारों के प्रति काम करने वाली एक कार्यकर्ता है और इसको काफ़ी लंबे समय तक ईरान में जेल में भी डाल दिया गया था, क्योंकि जो महसा अमीनी वाला केस था तो उसके खिलाफ इसने प्रोटेस्ट भी किए थे। ठीक है, महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार के खिलाफ इसने एक्शन लिया, तो नोबेल शांति पुरस्कार इसको दिया गया। और इनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन है आपके इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ईरान या बांग्लादेश। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, नरगिस मोहम्मदी ईरान की सामाजिक कार्यकर्ता है जिनको नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ईरान इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये कौन से देश की संसद द्वारा बनी समिति देती है, तो नोबेल पुरस्कार जो होता है ना शांति के लिए, वो नॉर्वे में दिया जाता है और एक्चुअली में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, याद रखना, नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, ओस्लो में। क्लियर, याद रखें। तो ईरान की है नरगिस मोहम्मदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों, हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 111। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 111वीं रैंक है भारत की, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हंगर हार्मोन है इसका नाम क्या है, चलो अगर आपको पता है तो बताइए। हंगर हार्मोन तो मैं बता दूं दोस्तों, जो घ्रेलिन होता है ना, घ्रेलिन एक हार्मोन होता है घ्रेलिन, इसको हंगर हार्मोन कहा जाता है, भूख लगाने वाला हार्मोन कहा जाता है घ्रेलिन। ये जरूर याद रखना, भूख हार्मोन किसका नाम है? घ्रेलिन का नाम है। तो आपसे पूछा गया था हंगर इंडेक्स भारत की रैंक 111। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने हरिमऊ शक्ति 2023 संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश की सेना के साथ किया है? दोस्तों, हरिमऊ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत की सेना करती है। आपके ऑप्शन इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड या वियतनाम। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मलेशिया के साथ हरिमऊ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत की सेना द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगित। मलेशिया की मुद्रा है रिंगित और इसकी राजधानी तो आप जानते हैं कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है, तो वहत। थाईलैंड की मुद्रा है वहत। क्लियर, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और इसकी राजधानी क्या? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ये भी आपको ध्यान रखना है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और इसकी मुद्रा को दोंग कहा जाता है, दोंग। क्लियर, याद रखना। तो आपसे पूछा गया था हरिमऊ शक्ति युद्ध अभ्यास मलेशिया के साथ किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, पहले तो आप याद रखें एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, तो ये टेलीविज़न के लिए दिया जाता है। टेलीविज़न मतलब तो कोई सीरियल आते हैं, कोई शो आते हैं, ठीक है, तो टेलीविज़न क्षेत्र में दिया जाता है एमी अवार्ड। और कॉमेडी श्रेणी में एमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं अभी हाल ही में वीर दास। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, वीर दास। ठीक है, याद रखिएगा, एमी अवार्ड ये टेलीविज़न के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है जो अमेरिका में दिया जाता है। तो वीर दास बने हैं कॉमेडी श्रेणी में एमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में अंकोर वाट के मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा के रूप में मान्यता दी गई है, यह किस देश में है? दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर ये कंबोडिया में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, कंबोडिया। और ये जो मंदिर है ना, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है अंकोर वाट का मंदिर, और अभी से दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, कंबोडिया की जो राजधानी है वो क्या है? वो है आपकी नामपेहिन। कंबोडिया की राजधानी है नामपेहिन। याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में फास्टर 2.0 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फास्टर मतलब क्या होता है? तेजी। फास्टर मतलब तेजी लाना। तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसने न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें जो समन जारी होते हैं उनको ऑनलाइन भेजा जाएगा, जो जमानत के वारंट होते हैं या बेल वारंट होते हैं वो उनको तुरंत प्रक्रिया से भेजा जाएगा, ताकि अगर किसी की जमानत हो गई है तो उसको जमानत होने में देर ना लगे। तो हाल ही में फास्टर 2.0 पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है कब बना था, तो 28 जनवरी 1950 को इसने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये आर्टिकल 124 के तहत बना है,
124 आर्टिकल 124 के तहत क्या आपको पता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमेंट में लिख के बताइएगा कौन थे। चलो मैं बता देता हूँ, हीरालाल जे कानिया थे, हीरालाल जे कानिया, ठीक है, ये जरूर याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। और अभी कौन है? DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इजराइल और फिलिस्तीन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन संचालित किया गया? तो दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन में जो भारतीय फंस गए थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने शुरू किया था ऑपरेशन अजय। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ऑपरेशन अजय, तो इजराइल और फिलिस्तीन में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बना है? तो दोस्तों दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर आपके ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बना है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों तेलंगाना कब बना था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना था, ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बना, पोस्ट ऑफिस, तो वो बना था बेंगलोर में। तो 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस है वो बेंगलोर में बना और मंदिर है वो तेलंगाना में बना था। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो कर्नाटक है यहाँ का पारंपरिक खेल क्या है, तो मैं बता दूं दोस्तों कंबाला। कंबाला भैंसा दौड़ है एक प्रकार की, और ये कर्नाटक में किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा दोस्तों। कंबाला भैंसा दौड़ ये कर्नाटक में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो 3D प्रिंट मंदिर याद रखना तेलंगाना में बना है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप आमतौर पर अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या लिखा है देखो, अवांछित जंक ईमेल। देखो ये क्या होते हैं, आपके अगर आप ईमेल खोलेंगे ना तो अनावश्यक रूप से बहुत सारे मेल आपके मेल आईडी पर आते रहते हैं, या कभी कभी आप जैसे यूट्यूब पे कुछ चीज़ देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, तो अचानक से ऐड आ जाते हैं। तो अवांछित विज्ञापन, अवांछित जंक ईमेल, इनको क्या कहा जाता है? इनको दोस्तों कहा जाता है स्पैम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। स्पैम जो है वो एक प्रकार का अवांछित जंक ईमेल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अच्छा ईमेल जो है ये किसने शुरू किया था? तो टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली ईमेल का जन्मदाता है, ठीक है, सॉरी ये गलत बता दिया मैंने, रे टॉमलिंसन, सॉरी, ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन। तो कभी क्वेश्चन आए कि दुनिया में सबसे पहले ईमेल किसने बनाया था? रे टॉमलिंसन ने बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? ये भी एक और क्वेश्चन कंप्यूटर से है। तो HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ध्यान रखना, यह ट्रांसलेट लिखा गया है, ये ट्रांसमिशन लिखा गया है, ये ट्रांसफॉर्म लिखा गया है, तो ये सारे ही आपके गलत हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये वेब पेज पर डेटा को ट्रांसफ़र करने का एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, वेब पेज पर डेटा ट्रांसफ़र करता है। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है कि PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? PDF की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक किस शहर में है? दोस्तों DNA फिंगरप्रिंटिंग सेंटर आपके ऑप्शन नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, हैदराबाद में सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है, और ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और दोस्तों मैं आपको अगर बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि भारत में ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है, तो वो भी हैदराबाद में है। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, और राष्ट्रीय पोषण संस्थान भी कहाँ पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में। क्लियर, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों चाय बोर्ड का मुख्यालय आपका कोलकाता में। बहुत आता है एग्जाम में, चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता, और कोलकाता शहर जो है ना ये हुगली नदी के किनारे है, हुगली, ठीक है, याद रखना। डायमंड हार्बर कहा गया है इसको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
चलिए, तो आपसे पूछा गया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेंटर, ऑप्शन डी हैदराबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी क्या है हमें बताना है। आपके ऑप्शन है कोपेनहेगन, ओस्लो, वियना या एम्स्टर्डम। तो नीदरलैंड जो है इसको पहले हॉलैंड भी कहा जाता था और इसकी जो राजधानी है वो है ऑप्शन डी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। यहाँ लिखा गया कोपेनहेगन। दोस्तों डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, याद रखिएगा। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और वियना की तो एक देश है, ठीक है, वियना तो खुद एक देश है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, क्लियर, याद रखिएगा। वैसे नीदरलैंड की दो राजधानी है, एक राजधानी द हैग भी है। कौन सी है, द हैग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चरकुला। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन है आपके ब्रज क्षेत्र का, पूर्वांचल क्षेत्र का, बुंदेलखंड क्षेत्र का या अवध क्षेत्र का। दोस्तों चरकुला डांस महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये इसमें अपने सिर पर घड़े पे 108 दीपक या रथ के पहिए पर 108 दीपक रखे जाते हैं। तो चरकुला डांस ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ब्रज क्षेत्र चरकुला डांस। ठीक है दोस्तों उत्तर प्रदेश में ना कथक भी होता है, जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। तो कथक क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तारकसी कल, तो यहाँ कल लिखा है, ये कला है एक्चुअल में, ठीक है, इसको कला कर लेना, कला। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जो तारकसी कला के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है मुरादाबाद, हाथरस, मैनपुरी या सोनभद्र। दोस्तों तारकसी कला के लिए प्रसिद्ध है मैनपुरी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, मैनपुरी। देखो वैसे भी आप पता कर सकते थे, मुरादाबाद जो है पीतल शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, हाथरस हींग प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो मैनपुरी जो है तारकसी कला के लिए प्रसिद्ध है। और मैं बता दूं मैनपुरी की जो तारकसी कला है ना, इसको जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है, ये भी याद रखना कि मैनपुरी की जो तारकसी कला होती है इसको जीआई टैग मिल चुका है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला केला फाइबर उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों केला फाइबर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन मुरादाबाद, कुशीनगर, मैनपुरी या गाजियाबाद। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कुशीनगर जो है ये केला फाइबर उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं कि भगवान महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो कुशीनगर में हुई थी। और कुशीनगर में ना एक स्तूप आप याद है, रामभर स्तूप, रामभर स्तूप ये कुशीनगर में है और ये महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना संबंधित है। तो केला फाइबर उत्पाद कुशीनगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछे कि केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में है। केला अनुसंधान केंद्र त्रिची, और त्रिची कहाँ पर है, तो त्रिची है आपका तमिलनाडु में। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में। तो ये जरूर याद है, केला फाइबर कुशीनगर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई। दोस्तों अयोध्या शोध संस्थान आपके ऑप्शन है 1963, 1986, 1968, 1926। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 1986 में अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। 1986 आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किसे समर्पित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है। ऑप्शन है व्यास, भृगु, वशिष्ठ या महर्षि वाल्मीकि। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महर्षि व्यास को समर्पित है गुरु पूर्णिमा पर्व। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, किस जिले में शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों शाकुंभरी देवी मेला लगता है कहाँ पर। ऑप्शन है आपके विंध्याचल, वाराणसी, मेरठ या सहारनपुर। ऑप्शन डी सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, और सहारनपुर जो है ना ये शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। यहाँ पे मतलब पर्वत की श्रेणी दिखाई देगी आपको, शिवालिक श्रेणी। और मैं बता दूँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो सबसे ऊँची चोटी है ना अमसोत, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत है, अमसोत हिल, और ये सहारनपुर में ही है। ठीक है, ये जरूर याद रखना, सहारनपुर। यहाँ पे शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन होता है, शिवालिक श्रेणी में आता है, और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत सहारनपुर में ही है। ठीक है, याद रखिएगा, लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय पेपर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो कागज अनुसंधान केंद्र आपका सहारनपुर में। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कागज अनुसंधान केंद्र सहारनपुर। ठीक है, पूछा जाए तो आप याद रखना। वैसे दुनिया में सबसे पहले कागज किस देश में बनाया था, चीन में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
अंकारा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। दोस्तों अंकारा के बारे में क्वेश्चन है कि अंकारा किस देश की राजधानी है। आपके ऑप्शन तुर्की, यूक्रेन, उरुग्वे या कतर। तो दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, तुर्की की राजधानी है अंकारा। ठीक है, और तुर्की की मुद्रा क्या है, लीरा। तुर्की की मुद्रा लीरा है। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव, कीव है। और कतर की राजधानी दोहा है। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा। और उरुग्वे की राजधानी क्या है, मोंटेवीडियो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक किसने लिखी है। आपके ऑप्शन है बी डी सावरकर, मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष। तो आर्कटिक होम ऑफ वेदास बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक की एक किताब और आपके एग्जाम में आती है, द ओरियन, बहुत पूछी जाती है दोस्तों, ओरियन। और एक और याद है, गीता रहस्य है। तो गीता रहस्य है, द ओरियन और द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये दोनों ही तीनों किताबें बाल गंगाधर तिलक की हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है, इनका एक नारा भी था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं डॉक्टर कलाम साहब, परम श्रद्धेय, मेरे बहुत आदर्श हैं। और डॉक्टर कलाम साहब की आत्मकथा का जो शीर्षक है वो क्या है। आपके ऑप्शन है, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, विंग्स ऑफ फायर, वेटिंग फॉर वीज़ा या माई कंट्री माई लाइफ। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर कलाम साहब की जो आत्मकथा है इसको विंग्स ऑफ फायर अर्थात अग्नि की उड़ान कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाए। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है माई कंट्री माई लाइफ। अगर आपके एग्जाम में आए कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ पूछा जाता है, बहुत आता है आपके एग्जाम में। तो आपसे पूछा गया था अब्दुल कलाम साहब की। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा है वेटिंग फॉर वीज़ा, तो डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मकथा है। डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर वीज़ा। क्लियर, एक ऑप्शन और बचता है, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। तो ये जो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो इसका सही जवाब क्या होगा, विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर कलाम साहब की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, आर्कटिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों आर्कटिक परिषद एक संगठन है और इसमें 8 देश शामिल हैं, जैसे नॉर्वे है, जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है और फिनलैंड है। तो आर्कटिक परिषद में 8 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, सही जवाब आपका ऑप्शन बी, नॉर्वे। नॉर्वे में एक शहर है ट्रोम्सो, नॉर्वे में एक शहर है ट्रोम्सो। तो नॉर्वे के ट्रोम्सो शहर में आर्कटिक परिषद का मुख्यालय है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्लियर, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है नॉर्वे की राजधानी, तो आपको पता है। आइसलैंड की राजधानी क्या है, ये बहुत आती है आपके एग्जाम में। तो आइसलैंड की राजधानी रिकजैविक, रिकजैविक आइसलैंड की राजधानी। वीडियो के एग्जाम में भी आ गई थी, रिकजैविक किस देश की राजधानी है, तो आइसलैंड की राजधानी है। आपसे पूछा गया था आर्कटिक परिषद का मुख्यालय नॉर्वे में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लंगड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों लंगड़ा आम को GI टैग मिला, और ये कौन से जिले का आम है। ऑप्शन है बिजनौर, वाराणसी, सिद्धार्थनगर या लखनऊ। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, वाराणसी जिला लंगड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है और वाराणसी के लंगड़ा आम को GI टैग भी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर ना एक चावल होता है काला नमक चावल, इसकी खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो काला नमक चावल कहाँ का है, सिद्धार्थनगर का है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो लंगड़ा आम बनारस का है, आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आदम चीनी चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। दोस्तों आदम चीनी चावल, इसको GI टैग मिला, और ये कौन से जिले का चावल है। आपके ऑप्शन चंदौली, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत या महाराजगंज। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, चंदौली जिले का चावल है आदम चीनी चावल, और इसको GI टैग भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चंदौली, और चंदौली जिले को उत्तर प्रदेश में चावल का कटोरा कहा जाता है। याद रखना, चंदौली जिला चावल का कटोरा कहलाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछूं कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है,
तो आप बताएंगे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है वो चंदौली में है, और ये यूपी का सबसे पहला वन्यजीव विहार है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया महाराजगंज। अगर क्वेश्चन आए कि एशिया का पहला एशियन किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है, तो गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है ना वो महाराजगंज में बन रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आदमचीनी चावल चंदौली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान किस जिले में है, तो दोस्तों बकरी अनुसंधान संस्थान आपके ऑप्शन है मथुरा, आगरा, बरेली या झांसी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मथुरा में है बकरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बरेली में क्या है, तो दोस्तों बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, पूछा जाए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान वो बरेली में है। झांसी में क्या है, तो झांसी में चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है, और कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र भी है। तो कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र और चारागाह अनुसंधान केंद्र सारे कहाँ पर है, बरेली में है। क्लियर, याद रखिएगा। आपसे पूछा गया था बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपके ऑप्शन द हैग, जेनेवा, न्यूयॉर्क या पेरिस। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, द हैग में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल जज कितने होते हैं, तो आप याद रखना 15 जज होते हैं, और इन जजों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उसमें 15 जज होते हैं, और 15 जज जो होते हैं उनमें प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, द हैग, और द हैग जो शहर है वो नीदरलैंड में है। क्लियर, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है जेनेवा, जेनेवा में WHO का मुख्यालय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, दोस्तों समान नागरिक संहिता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 44। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान करता है, ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। यहाँ लिखा गया अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन करता है, ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40। क्लियर, याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब होता है, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर सन 2010 को जो गंगा डॉल्फिन है उसको भारत की राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया गया था। ठीक है, और ये दिवस ज़्यादा पुराना नहीं है, 2022 से ही शुरू किया है हमने, 2022 से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, पूछा जाता है। यहाँ पे देखो ये वो भी लिखा हुआ है, स्लाइड मैंने लगाई है, तो इसमें लिखा गया है, देखो राष्ट्रीय जलजीव गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। वन्यजीव विशेषज्ञों, पशु प्रेमियों और पर्यावरण विशेषज्ञों की मांग के बाद राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने 2022 से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की शुरुआत की थी। तो डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये जो गंगा डॉल्फिन है ना, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव भी बना है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ लिखा गया 23 अगस्त, 23 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस शुरू हुआ है, अंतरिक्ष दिवस। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर, याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था एक स्पेशल मॉक टेस्ट फॉर यूपीपी एग्ज़ाम। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। फिर मिलूंगा नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।